Welcome to Rizvi's e-learning channel. जैसे कि कॉपर, टिन, जिंक एक्सेट्रा. The selection of a proper material for engineering purpose is one of the most difficult problem for the designers. क्यों ये प्रॉब्लम है? क्योंकि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो हम मशीनिंग करने वाले हैं उसमें कौन सा मेटल हम सेलेक्ट करें, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है. क्योंकि हमें हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसको एनालिसिस करना होता है. The best material is one which serves the desired objective at the minimum कॉस्ट. हम कोई भी मटेरियल रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. मान लिया किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत रिएक्टिव है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेता है. तो वो सारी चीजें हमारे आगे की डिजाइन को इफेक्ट करने का काम करती है. इसलिए मटेरियल का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से करना होता है और ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होता है जो डिजाइन पर्पज से भी अच्छा हो, प्रॉपर्टीज से भी अच्छा हो, केमिकल रिएक्टेंट थोड़ा कम हो वो, और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज्यादा उसकी मशीनिंग में टाइम कंज्यूम ना हो रहा हो, वेस्टेज ज्यादा ना हो रहा हो. हमें ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है और वही मटेरियल हमारे बेस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाते भी है जो कि टाइम और कॉस्ट दोनों को बचा रहे हो. The following factors should be considered while selecting the materials. कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं ये हमने कल भी अभी पढ़ा था कि मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मटेरियल सूटेबल होना चाहिए फॉर वर्किंग कंडीशन, जो भी आपकी सर्विस में आप वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो कम होना चाहिए. मतलब जो भी मेटल या मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर डिजाइनिंग के लिए वो हमें ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े. अगर हमें उसे रिप्लेस करना है या वो खराब हो गया तो हमें दूसरा मटेरियल यूज करना है उसका, तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, हमारा प्रोडक्शन किसी भी तरीके से रुके नहीं. उसके बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. दूसरा, उसकी जो वर्किंग उस पर हो रही है उससे हमारे पूरे डिजाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जो भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो भी हम मेटल सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उस समय उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रही होती है और जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है जानना कि उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें वो मटेरियल सूट करें, हम उसे चूज करें, उसके लिए हमें वो ऑप्ट करें. मतलब कि ऐसी जो प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड होती है उस मटेरियल में चाहिए उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग के लिए, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मटेरियल की जो भी बेयर करने की कैपेसिटी है शॉक को या लोड को, या जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उसकी शक्ति है वो कितनी है, और स्टिफनेस कितना वो ज्यादा रिजिड है, इलास्टिसिटी कितना लचीला है, वो प्लास्टिसिटी उसमें कितनी है, कितना ज्यादा वो प्लास्टिक है कि वो जो भी हम उस पर फोर्सेस लगा रहे हैं उससे वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, डक्टाइल कितना है, कितना उसको हम फ्लैट कर सकते हैं, ब्रिटलनेस कितनी है कि कैसे हम उस पर कितना फोर्स लगाएंगे कि वो चटक जाए या टूट जाए, मैलिएबल कितना है, कितना ज्यादा वो मतलब कन्वर्ट हो सकता है वायर्स के फॉर्म में भी या फिर केवल शीट ही रहेगा, टफनेस कितना ज्यादा वो टफ है कि अपनी जितने भी शॉक लोड अचानक से दे दो वो सब बेयर कर जाए, रेजिलियंस कितनी है, क्रीप कितना है, फटीक कितना है, हार्डनेस कितनी है. इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज मटेरियल की होती है, मेटल्स की होती है कि वो लस्टर, उसमें लस्टर प्रॉपर्टी भी होती है, वो शाइन करते हैं. सारे मेटल्स शाइन नहीं करते लेकिन कुछ मेटल शाइन करते हैं. लेकिन ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. वो लस्टर प्रॉपर्टी जो है वो इसमें नहीं आती है, हम इसलिए उसकी स्टडी नहीं करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है. The mechanical properties of metals are those which are associated with the ability of the material to resist mechanical forces and load, and these mechanical properties of metal include strength, stiffness, elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, hardness, fatigue, etc. अब स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग, and the internal resistance offered by the part of an
एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस आर कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि जिसकी हेल्प से वो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को सह सके, बेयर कर सके और बिना डिफॉर्म हुए सह सके, स्ट्रेंथ कहलाता है। और स्ट्रेंथ जो भी मटेरियल की होगी वो क्या पोज करेगी कि मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है, जब भी हम उस पर कोई भी बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसमें यील्डिंग नहीं हो रही है, यानी कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस ऑफ द मेटल या मटेरियल। It is the ability of material to resist deformation under the stresses, and the modulus of elasticity is the measure of stiffness. ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि मटेरियल क्या करता है, जो भी आप उस पर स्ट्रेसेस जनरेट होती है वो उस स्ट्रेस की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो उसको रेजिस्ट कर लेता है, ना कि उसको शो करता है। यानी कि बॉडी एकदम रिजिड है, स्टिफनेस को रेजिस्ट कर लेती है, डिफॉर्मेशन शो नहीं करती है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के थ्रू हम स्टिफनेस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं और वो मटेरियल को डिफॉर्म करता है, उसके बाद जैसे ही उस लोड को हम हटाते हैं तो वो वापस से अपनी शेप को रिगेन कर ले, ओरिजिनल शेप में आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द लोड परमानेंटली। मतलब कि जब भी हम किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल लोड, और मटेरियल उस लोड के थ्रू डिफॉर्म हो जाए, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, तो वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल enabling it to be drawn into wire with the application of tensile forces. A ductile material must be both strong and plastic, and the ductility is usually measured by the terms percentage elongation and percentage reduction in area. Ductile material commonly used in engineering practice are mild steel, copper, aluminium, nickel, zinc, tin and lead. ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके थ्रू अगर हम मटेरियल पे कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो मटेरियल क्या होता है, वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इजीली कन्वर्ट हो जाता है वायर के फॉर्म में जब भी हम उस पर कोई एक्सटर्नल लोड हम लगा करके उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। यानी कि हम जब भी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्सेस लगाते हैं, टेंसाइल फोर्सेस दैट मींस कि मटेरियल को हम बाहर की तरफ डायरेक्शन में खींचे, यानी कि जब बाहर की तरफ फोर्स लगाकर किसी चीज को खींचा जाएगा तो वो क्या होगा, अपना जो एरिया होगा उसको रिड्यूस करेगा और लेंथ को इंक्रीज कर देगा और धीरे धीरे वो पतला होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अप्लाई करेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस के थ्रू। डक्टाइल मटेरियल को स्ट्रॉन्ग और प्लास्टिक दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो अगर वो प्लास्टिक नहीं होगा तो वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है ब्रिटलनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजिट टू डक्टिलिटी। मतलब कि जैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग मटेरियल भी कहते हैं इसे, और परमानेंटली इसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है। ये डक्टिलिटी से एकदम डिफरेंट, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट क्यों है कि जैसे मटेरियल को हम खींचते हैं टेंसाइल लोड अप्लाई करके तो मटेरियल खींच के लंबा होता चला जाए, ऐसा ना होकर के अगर मटेरियल ब्रेक हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्रिटलनेस होगी, जहां पे एक यील्डिंग पॉइंट के बाद मटेरियल क्या करे, वो ब्रेक हो जाए, उस पर जो भी स्ट्रेस आपने लगाया वो तुरंत उसका रिएक्शन दे दे, तो वो आपकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस में क्या होता है, परमानेंट डिस्टॉर्शन होता है, और कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल है।
Malleability क्या है? It is a special case of ductility which permits material to be rolled or hammered into thin sheets, and the malleable material commonly used in engineering practice are lead, soft steel, rough iron, copper और एल्यूमिनियम। जैसे कि अभी डक्टिलिटी में मटेरियल को या वर्कपीस को हमने वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मटेरियल को पीट कर हैमरिंग करके या फिर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करके उसे हम थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका स्टील। स्टील एक अच्छा एग्जांपल है जिसको हम आसानी से शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉफ्ट स्टील, रट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज टफनेस। टफनेस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विथ to resist the fracture due to high impact load like hammer blows, and the toughness of material decreases when it is heated। जैसे ही मटेरियल पे अचानक से कोई शॉक लोड दिया जाए और मटेरियल क्या करे, उस शॉक लोड को बेयर कर ले, मतलब कि हमने रेस्ट पे मटेरियल को रखा, अचानक से उसको हथौड़ा मार दिया और वो मटेरियल ब्रेक ना हो करके उस पूरे जो हमने लोड अप्लाई किया उसको शॉकिंग लोड को पूरा वो बेयर कर ले, तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल की टफनेस कहलाती है, जिसमें मटेरियल क्या करे कि पूरे के पूरे शॉक लोड को अब्सॉर्ब करके डिफॉर्म ना हो। जैसे ही हम मटेरियल को अगर हीट करना शुरू कर देते हैं तो हीटिंग की वजह से टफनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो लैक करने लगती है और मटेरियल क्या करता है, हीटिंग करेंगे तो उसकी टफनेस प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेजिलियंस। It is the property of material to absorb energy and to resist shock and impact load। जो भी मटेरियल के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है वो मटेरियल को शॉक लोड या जो भी हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे होते हैं, शॉकिंग लोड, उसको रेजिस्ट करने की अगर क्षमता दे रही है तो वो प्रॉपर्टी आपकी रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहलाती है। जब भी हम कोई इम्पैक्ट लोड या शॉकिंग लोड हम अप्लाई करें, मटेरियल उसको अब्सॉर्ब कर ले। This property is essential for spring material। इसका एग्जाम्पल भी स्प्रिंग ही है। Creep। When a part is subjected to a constant stress at high temperature for a long period of time, it will undergo a slow or permanent deformation called creep। This property is considered in design internal combustion engine, boiler and turbine। जैसे मतलब क्या होता है कि हम धीरे धीरे लोड अप्लाई करते जा रहे हैं और मटेरियल सहते सहते अचानक से क्या हुआ, उसमें स्लो डिफॉर्मेशन शुरू हो गया और डिफॉर्मेशन होते अचानक वो डिफॉर्मेशन दिखाई देता है धीरे धीरे लोड पे अप्लाई होने की वजह से, और इसमें हम टेम्परेचर भी दे रहे हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो डिफॉर्मेशन आपको शो होने लगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्रीप प्रॉपर्टी। फटीग क्या है? When a material is subjected to repeat stresses, it fails at stress below the yield point stress, and such type of failure of material is known as fatigue। This property is considered in designing shaft, connecting rod, springs and gears। जैसे क्रीप में हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया और धीरे धीरे टेम्परेचर के कंटिन्यू होने की वजह से धीरे धीरे मटेरियल में डिफॉर्मेशन आने लगा। फटीग में क्या होता है, लोड पे लोड एक कांस्टेंट लोड हम देते जा रहे हैं जिसकी वजह से कांस्टेंट अमाउंट में स्ट्रेसेस मटेरियल पर या वर्किंग जो आपका सब्सटेंस है उस पर जनरेट होती जाए, उस स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे फ्रैक्चर क्रिएट होने लगे या डिफॉर्मेशन शो होने लगे, तो फटीग उसमें जनरेट होता है या वो फटीग की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। It is the property of metal। It adopts many different properties जैसे कि resistance to wear, scratching, deformation and machinability। The hardness of metal may be determined by the following tests। हार्डनेस क्या है कि इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज एक तरह से इंक्लूड है। जब भी मटेरियल को हम स्क्रैच करते खुरचते हैं या फिर उसको लोड दे रहे हैं, सेम टाइम पे स्क्रैचिंग भी हो रही है, सेम टाइम पे मशीनिंग हो रही है, तो मटेरियल जितना भी वियर एंड टियर को रेजिस्ट कर लेता है वो प्रॉपर्टी आपके हार्डनेस कहलाती है। और इस हार्डनेस का टेस्ट होता है, 2-3 टेस्ट के नाम से इसका टेस्टिंग होती है। फर्स्ट इज ब्रुनल हार्डनेस टेस्ट, सेकेंड इज रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और थर्ड इज विकर्स हार्डनेस टेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम मेटल का
सिलेक्शन करते हैं या मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं जिसके बाद हम डिजाइन करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की।